नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। दिल्ली हुकूमत ने पीर को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो आलूदगी को कम करने के लिए कौमी दारुल हुकूमत में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने के लिए तैयार है। दिल्ली हुकूमत के 26 सफ़ात पर मुश्तमिल हलफनामे में आलूदगी को कम करने और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में तफ़सीलात दी गई। सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर के हुक्म के बाद हुकूमत दिल्ली ने अब तक किए गए इक़दामात के बारे में तफ़सीलात से वाकिफ़ करवाया, जिनमें एक हफ़्ते के लिए तमाम स्कूलों की बंदिश भी शामिल है। हुकूमत ने हवा को साफ़ करने के लिए कैनॉट प्लेस के इलाके में जदीद प्लांट की तनसीब और लोगों को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदार करने के लिए भी मालूमात दी। हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में डिवीज़न बेंच ने आलूदगी की सूरत हाल को संगीन करार देते हुए फौरी इक़दामात करने का हुक्म दिया था। अदालत ने ऐसे इक़दामात करने को कहा था कि अगले 2-3 दिनों में आलूदगी कम हो जाए। दिल्ली हुकूमत ने कहा कि अदालती हुक्म पर उठाए गए फौरी इक़दामात से आलूदगी में कमी आई है और ये तवक्को है कि अगले 2-3 दिनों में इसमें मज़ीद कमी वाक़ई हो सकती है। हुकूमत ने कहा कि दारुल हुकूमत में 74% आलूदगी सनती यूनिटों, गाड़ियों और धूल की वजह से है। अदालत ने यह हुक्म आदित्य दुबे नामी तालिब इल्म की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए दिया। कासगंज में 21 साला मुस्लिम लड़के अल्ताफ की पुलिस हिरासत में मौत का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। ये इल्ज़ाम लगाने के बाद कि उसे मकामी पुलिस को क्लीन चिट देने के लिए मजबूर किया गया था। महलूक के वालिद चांद मियाँ ने अब दावा किया है कि पुलिस अहलकारों ने उसे कागज़ पर अपना अंगूठा लगाने के लिए मजबूर किया और इस इशू पर खामोश रहने के लिए 5 लाख रुपए नकद दिए। चांद मियाँ ने दावा किया कि पुलिस अहलकारों ने उन्हें बताया कि पैसा हुकूमत की जानिब से है। उतना ही नहीं, उनसे मामले को आगे नहीं बढ़ाने के लिए भी कहा। उन्होंने ये भी दावा किया कि गोराहा पुलिस चौकी पर पुलिस और इंतज़ामिया के सीनियर अफसरान की मौजूदगी में उन्हें 500 रुपये के नोटों के बंडलों में नकदी मुहैया कराई गई थी। चांद मियाँ ने कहा कि पैसा अब भी उनके पास है, मैं उसे वापस करने के लिए तैयार हूँ, मैं बस अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहता हूँ। मरहूम अल्ताफ के वालिद ने कहा कि कागज़ में लिखा था कि उनका बेटा डिप्रेशन से मुतासिर था और उसने कोतवाली सदर थाने के लॉकअप के वॉशरूम में खुदकशी कर ली थी। उन्होंने कहा कि उनके रिश्तेदारों को भी इस मामले के बारे में मीडिया से बात ना करने और लाश को खामोशी से दफन करने की तंबिया की गई थी। एक दीगर रिश्तेदार ने कहा कि स्टेशन हाउस ऑफिसर वीरेंद्र सिंह अंदोलिया जो अब मुअत्तल हैं, कुछ दीगर पुलिस एहलकारों के साथ एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एक मकामी कारकुन गोराहा पुलिस चौकी पर मौजूद थे जब पैसा अल्ताफ के वालिद को सौंपा गया। कासगंज के पुलिस सुपरिंटेंडेंट बोत्रे रोहन प्रमोद ने हालांकि इस तरह के इल्ज़ामात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अल्ताफ के वालिद को कोई नकद पैसा नहीं दिया। मामले के बारे में पूछे जाने पर ज़िला मजिस्ट्रेट हर्षिता माथुर ने कहा कि अभी तक महलूक के कुंबे के लिए माली इमदाद का कोई ऐलान नहीं हुआ। हमने इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को तजवीज़ भेजी है। हम अल्ताफ के कुंबे में से एक को मुलाजिमत दिलवाने की भी कोशिश करेंगे। यूपी के एडिशनल डीजीपी राजीव कृष्णन ने कहा कि मुझे इस तरह के किसी भी लेन देन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भले ही पूरे मामले को छुपाने के लिए नकदी सौंप दी गई हो, ये अब बेमायने है। महलूक शख्स के वालिद की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। जांच का फोकस हिरासत में हुई मौत पर है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बाएं बाजू के इत्तेहाद ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के अरकान के दरमियान झड़प हुई, जिसमें 12 के करीब तुलबा जख्मी और 3 दीगर शदीद जख्मी हुए। तुलबा यूनियन के अरकान ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि तसादुम में शदीद जख्मी होने वालों का नई दिल्ली के एम्स में इलाज किया जा रहा है। इस वाक़े की बाकायदा शिकायत दिल्ली पुलिस से की गई। ऐनी शाहिदी ने बताया कि वाक़या इतवार की रात तकरीबन 10 बजे यूनिवर्सिटी के तुलबा यूनियन के दफ्तर में पेश आया। दोनों फरीकों के अरकान एक दूसरे पर तशद्दुद शुरू करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ABVP JNU के सदर शिवम चौरसिया ने कहा कि जब वो तुलबा यूनियन के दफ्तर के स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर में मीटिंग कर रहे थे तो AISA और SFI के अरकान अंदर आए और ABVP तुलबा को वहां से जाने को कहा। उन्होंने बताया कि हमें बताया गया कि सिर्फ तुलबा यूनियन ही इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि गलत है। ये एक एक्टिविटी सेंटर है, तमाम तुलबा के लिए खुला है। जब हमने इस पर एहतजाज किया तो उन्होंने हम पर कुर्सियों से हमला करना शुरू कर दिया।
बैनुल अक़वामी बाजार में तेल की कीमतों में मुसलसल नरमी के दरमियान घरेलू सरकारी तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब भी रिकॉर्ड सतह पर बरकरार हैं। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली मुसलसल 11वें दिन भी इन दोनों ईंधनों की कीमतें मुस्तहकम है। मरकजी हुकूमत की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बिल तरतीब 5 और 10 रुपये फी लीटर की कमी से मुल्क में इन दोनों ईंधनों की कीमतों में कमी आई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटका समेत मुल्क की 22 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने इन दोनों मसनूआत पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट को कम कर दिया। इससे मुताल्लिका रियासतों में इन दोनों पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी आई है। इसका असर आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बरकरार है। बैनुल अक़वामी मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमत $85 फी बैरल के करीब बरकरार है। पीर को 11वें दिन घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई। दारुल हुकूमत दिल्ली में मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पंप पर पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 97 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 86 पैसे 66 पैसे फी लीटर रही। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज क़बायली रिवायात और फ़नून की सताइश करते हुए कहा कि उनके पास तख्लीक है, लेकिन पिछली हुकूमतों के दौरान उन्हें उनका मुनासिब मकाम नहीं मिल सका। मोदी ने जमहूरी मैदान में क़बायली हीरो भगवान बिरसा मुंडा की यौम पैदाइश के मौके पर जनजातीय गौरव दिवस के तहत मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर गवर्नर मंगू भाई पटेल, वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, मरकजी वज़रा नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, रियासती बीजेपी सदर विष्णुदत्त शर्मा और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। अपने तकरीबन 35 मिनट के खिताब में मोदी ने कहा कि क़बायली समाज में सलाहियतों की कोई कमी नहीं है। इस तकरीब के दौरान लगाई गई नुमाइश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क़बायली ग्रुप के लोगों की बांस और दीगर अशिया से तैयार करदा मसनूआत हैरत अंगेज़ है, लेकिन बदकिस्मती से माजी में उन सलाहियतों को मुनासिब जगह देने के लिए कोई सियासी अज़्म नहीं था। ऐसी तख्लीक को बेहतर मार्केट फराहम नहीं की गई। आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। साथियों, आज यहां भोपाल आने से पहले मुझे रांची में, झारखंड, भगवान बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। आजादी की लड़ाई में जनजातीय नायक नायिकाओं की वीर गाथाओं को देश के सामने लाना, उसे नई पीढ़ी से परिचित कराना हमारा कर्तव्य है। गुलामी के कालखंड में विदेशी शासन के खिलाफ खासी गारो आंदोलन, मिजो आंदोलन, कोल आंदोलन समेत कई संग्राम हुए। गौंड महारानी वीर दुर्गावती का शौर्य हो या फिर रानी कमलापति का बलिदान, देश इन्हें भूल नहीं सकता। साथियों, आज जब हम राष्ट्रीय मंचों से राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के योगदान की चर्चा करते हैं तो कुछ लोगों को जरा हैरानी होती है। ऐसे लोगों को विश्वास ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुजाहिद आज़ादी बिरसा मुंडा की याद में रांची में लाइब्रेरी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि आज से हर साल 15 नवंबर बिरसा मुंडे की
यौम पैदाइश को जनजाति गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। आजादी के इस अमृत काल में देश ने भारत की आत्मा जिस जनजातीय समुदाय से ऊर्जा पाती है, उनके प्रति हमारे कर्तव्यों को एक नई ऊंचाई देने का भी है। इसलिए आजादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। इन आड़ी गौरव इन बुझावे दाजे अबोई सरकार भगवान बिरसा मुंडा हार जाना महा 15 नवंबर हिलो जनजाति गौरव दिवस लेखाते घोषणा के जाए। मैं देश के इस निर्णय को भगवान बिरसा मुंडा और हमारे कोटि कोटि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों, वीर वीरांगनाओं के चरणों में। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज कहा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर पेगासस जासूसी मामले जैसे मामले पर ऐवान में बहस कराने का खुद फैसला नहीं ले सकता और ऐसा फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में लिया जा सकता है। बिरला ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब में ये बात बताई। उनसे पूछा गया कि क्या वो पार्लियामेंट के आइंदा सरमाई इजलास के दौरान पेगासस जासूसी केस पर बहस की इजाजत देंगे। वाज़ेह है कि अपोजिशन ने पेगासस मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए मॉनसून इजलास की कार्रवाई में मुसलसिल खलल डाला था, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई को बार बार मुलतवी करना पड़ा। उन्होंने बताया कि ऐवान की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में जिन उमूर पर इत्तेफाक होगा वो उन पर बात कराएंगे। मसाइल पर बात करने के लिए हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक राय ज़रूरी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि प्रिसाइडिंग अफसरान इस हवाले से अपने फैसले खुद नहीं करते। क़वायद और ज़वाबित के तहत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की भी इजाज़त है। उन्होंने बताया कि हम तमाम सियासी जमातों से बात करेंगे और कमेटी के इजलास में इत्तेफाक राय के मुताबिक अवामी तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक उमूर पर भी बात की जाएगी। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि तमाम सियासी जमातें मिलकर सुलगते हुए मसाइल पर बहस की बुनियादों पर क़ानून बनाकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह हमवार करेंगे। पार्लियामेंट के इजलास के आगाज़ से 15 दिन कबल 2 ऑर्डिनेंसेस के निफाज से मुतालिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि ऑर्डिनेंस लाना हुकूमत के दायरे इख्तियार में है। पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत है ताकि 6 माह के अंदर कानून बन जाए और अगर ऐसा ना किया गया तो हम हुकूमत से सवाल पूछेंगे। शासन जिम्मेदार हो, प्रशासन पारदर्शिता हो, जनप्रतिनिधियों को व्यापक अधिकार मिले, ऐसे कई निर्णय इस सम्मेलन के माध्यम से हुए। विशेष रूप से सम्मेलन के अंदर जो जनप्रतिनिधि है उनके कार्यक्रम को और व्यवस्थित बनाया जाए, उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए, उनको और फैसिलिटेट किया जाए ताकि वह सदन में जनता की भावनाओं को भी रख सके, कानून बनाते समय भी विचार विमर्श कर सके। इसमें कई अधिवेशन ऐसे हैं जो हमें यादगार बताते हैं। 2001 में
एक ऐसा ही सम्मेलन हुआ था जिसमें संसद के सभी दल के नेता थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता। 2001 में भी जो विषय आपके मन में है कि सदनों में अनुशासन हो, शालीनता हो, संयम हो, उसके बारे में एक व्यापक चर्चा संवाद हुए और कई विषयों पर सभी दलों ने एक मत होकर राय व्यक्त की कि सदनों में शालीनता, अनुशासन को बनाए रखना चाहिए और अपनी बात सदनों के माध्यम से प्रभावी तरीके से कहना चाहिए। इन सम्मेलनों के अंदर दल बदल बना, वो दल बदल कानून बनाते समय भी इस सम्मेलन ने समय समय पर इस बात पर चिंता की थी। केरला के कई अजला में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी है। कई इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया है। इस दौरान कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कांग्रेस कारकुनों से अपील की है कि वो बारिश में फंसे परेशान हाल लोगों की मदद करें। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि केरला में हमारे भाई बहन शदीद बारिश का सामना कर रहे हैं। मैं कांग्रेस कारकुनों से हर मुमकिन मदद करने की अपील करता हूं। बराए मेहरबानी एहतियात के साथ तमाम हिफाजती हिदायत पर अमल करें। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने तेज बुखार की वजह से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जलसे आम से खिताब करने का अपना प्रोग्राम मनसूख कर दिया है। कांग्रेस जराये ने पीर को बताया कि प्रियंका गांधी गुज़िश्ता 2 दिनों से बुखार में मुब्तला है। इसके बावजूद उन्होंने इतवार को उत्तर प्रदेश में एक जलसे आम से खिताब किया, लेकिन आज उन्हें तेज़ बुखार है, जिसकी वजह से उन्होंने जलसे से खिताब करने के लिए अपना पहले से तयशुदा खिताब मनसूख कर दिया। जराये ने बताया कि तेज़ वायरल फीवर की वजह से प्रियंका गांधी आज मुरादाबाद में कांग्रेस ओहदेदारों की मीटिंग में भी नहीं पहुंच पाई। वो हल्के बुखार के बावजूद कल बुलंदशहर कॉन्फ्रेंस में पहुंची थी। काबिल जिक्र है कि मुरादाबाद में रियासती कांग्रेस के ओहदेदारों का कन्वेंशन है, जिससे रियासती कांग्रेस सदर अजय कुमार लल्लू और दीगर सीनियर कायदीन खिताब करेंगे। कांग्रेस के सीनियर कायद सलमान खुर्शीद के नैनीताल के घर पर आगजनी पत्थरबाजी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ शरपसंदों ने हाथ में बीजेपी का झंडा थामा था और वो फिरकावाराना नारे लगा रहे थे। दरअसल अपनी किताब में हिंदुत्व का तकाबुल दहशतगर्द तंजीम आईसिस और बोको हरम जैसी तंजीमों से करने के बाद से खुर्शीद हिंदुत्ववादी तंजीमों के निशाने पर है। इससे पहले इतवार के रोज़ मुजाहिरीन ने नैनीताल में सलमान खुर्शीद का पुतला फूंका था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि कांग्रेस हिंदुओं की इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। त्रिपुरा में हिरासत में ली गई 2 खवातीन जर्नलिस्ट को गोमती जिले सीजीएल ने जमानत दे दी है। दोनों रियासत में हालिया फिरकावाराना फसादात पर रिपोर्टिंग करने गई थी। असम पुलिस ने इतवार के रोज़ असम त्रिपुरा सरहद के करीब करीमगंज के नीलम बाजार में इन्हें हिरासत में लिया था। समुद्री सुकन्या और स्वर्णा झा को विश्व हिंदू परिषद के एक हामी की शिकायत की बुनियाद पर एक एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज किया गया और उनकी खबरों को बुनियाद बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने त्रिपुरा की इमेज खराब करने की कोशिश की है। दिल्ली वुमेन्स कमीशन एक्ट्रेस कंगना रनावत के आज़ादी वाले बयान को लेकर मुखालिफत में उतर गई हैं। कमीशन की सदर स्वाति मालीवाल ने कंगना को दिए गए पद्मश्री अवार्ड को वापस लेने और मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी है। कंगना ने बीते दिनों एक टीवी चैनल पर मुल्क की आज़ादी पर एक मुतनाज़िया बयान दिया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि हिंदुस्तान को असली आज़ादी 2014 में मिली और 1947 में मुल्क को आज़ादी नहीं भीख मिली थी। मालीवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि एक्ट्रेस ने अपने बयान से मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी की बेइज्जती की है। उनके इन बयानों से पता चलता है कि उनके अंदर भगत सिंह, महात्मा गांधी जैसे हमारे दीगर मुजाहिदीन आज़ादी को लेकर कितनी नफरत भरी हुई है, जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी थी। गुजरात में फिर ड्रग्स की खेप बरामद हुई है। सूरत जिले के
जिंजुड़ा गांव से 120 किलोग्राम ड्रग्स की खेप बरामद की गई है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करीब 600 करोड़ रुपए बताई गई है। गुजरात एक्शन टास्क फोर्स ने मोरबी के शमसुद्दीन सैयद, जब्बार मुख्तार हुसैन और गुलाम हुसैन को हिरासत में लिया है। यह खेप पाकिस्तान से समुद्री रास्ते के जरिए द्वारका पहुंचाई गई थी। इसके बाद इसे जिंजुड़ा गांव के एक घर में छिपाकर रख दिया गया था। कुछ दिन पहले द्वारका से ही 60 किलोग्राम ड्रग्स की जब्ती की गई थी। रियासत के पुलिस सरबराह आशीष भाटिया ने कहा कि खेप की सप्लाई पाकिस्तानी स्मगलर्स ने अक्टूबर में की थी। यहां से ये खेप अफ्रीकी मुल्कों को भेजी जानी थी। इंडियन नेवी हाई अलर्ट पर थी। इसके चलते खेप को द्वारका में ही उतार लिया गया, इसीलिए मकामी मछुआरों की मदद से इसे यहां तक पहुंचाया गया। बाद में इसे सीमेंट की बोरियों में भरकर रख दिया गया। कोस्ट गार्ड और नेवी के अलर्ट पर होने की वजह से यह कंसाइनमेंट अफ्रीका नहीं भेजा जा सका। इसी दौरान एटीएस को इसकी जानकारी मिल गई। भाटिया ने आगे कहा कि मुलजिमीन से पूछताछ में पता चला कि ड्रग्स डिलीवरी का प्लान यूएई के ड्रग डीलर्स ने तैयार किया था। इसकी जानकारी मरकजी एजेंसियों को दे दी गई। जब्बार और गुलाम इलाके में हिस्ट्री शीटर हैं। ये पहले भी ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 बार दुबई भी ये लोग जा चुके हैं। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 3,70,810 नए मामले दर्ज हुए। इसी दौरान 4,757 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 25,41,89,143 हो गया, जबकि अमवात का आंकड़ा बढ़कर 51,18,348 हो गया। दुनिया भर में अब भी 1,92,26,195 अफराद का इलाज जारी है। चीन इस वक्त कोरोना वायरस के सबसे तेजी से फैलने वाले डेल्टा वेरिएंट से जूझ रहा है। इसके चलते चीन के नॉर्दर्न इलाकों के कुछ सूबों में लोगों की आमद और रफ्त पर रोक लगा दी गई है। ये वेरिएंट पिछले हफ्ते से मुल्क भर में पैर पसार रहा है। वबा की शुरुआत से अब तक चीन में सिर्फ 98,315 मामले सामने आए हैं। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक एक न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि 17 अक्टूबर और 14 नवंबर के बीच डेल्टा वेरिएंट के जुमला 1308 मामले मिले, जो गर्मी के सीजन में आए 1280 मामले से भी ज़्यादा है। इस तरह ये चीन का सबसे तेज़ी से फैलने वाला इन्फेक्शन बन गया। 14 नवंबर तक चीन में 98,315 कोरोना वायरस मामलों को कंफर्म किया गया था, जिनमें मुल्क के और बैरून मुल्क से आने वाले लोग शामिल हैं। साथ ही अब तक 4,636 अमवात दर्ज की गई हैं। डेल्टा वेरिएंट ने 21 सूबों और इलाकों और वहाँ के बहुत से म्यूनसिपैलिटीज़ को मुतासिर किया है। चीन की हुकूमत इसे काफ़ी संगीनी से ले रही है। इसकी वजह से हुकूमत ने मुतासरा लोगों की पहचान करना, रिस्क वाले इलाकों में लोगों की टेस्टिंग, एंटरटेनमेंट, कल्चरल टूरिज्म जैसे इवेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक लगाना, ऐसे इक़दाम उठाए गए हैं। नेशनल हेल्थ कमीशन के अहदेदार ने हफ्ते के रोज़ एक न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया था कि जो नॉर्दर्न इलाके हैं उसके शहर डालियान को वायरस मिलने के बाद पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 10,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान इस वबा की वजह से 125 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में इतवार के रोज़ 30,20,119 अफराद को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए और अब तक 1,12,34,30,478 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। पीर की सुबह मरकजी वजारत सेहत के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 10,229 नए केसेस सामने आए हैं और उसके साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,44,47,536 हो गई। इस दौरान 11,926 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। हिंदुस्तान ने पीर के रोज़ अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, कतर, फ्रांस और जर्मनी समेत 99 मुल्कों के लोगों को हिंदुस्तान में एंट्री की छूट दे दी है। इसके तहत इन 99 मुल्कों के मुसाफिरीन का कोरोना वैक्सीनेशन पूरा हो गया है, तो उन्हें अब यहाँ क्वारंटाइन में रहने की ज़रूरत नहीं होगी। हिंदुस्तान ने पिछले साल मार्च में टूरिस्ट वीज़ा सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद 15 अक्टूबर से चार्टर्ड प्लेन की इजाज़त देकर इसे फिर से शुरू किया गया था। ये रूल्स के मुताबिक इन 99 मुल्क, जिसे कैटेगरी ए कहा जाता है, इनके मुसाफिरीन को हिंदुस्तान के लिए रवाना होने से पहले 72 घंटे के अंदर कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट हासिल करनी होगी और ये सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इन 99 मुल्कों में ऐसे मुल्क हैं जिनका हिंदुस्तान के साथ कोरोना को लेकर जारी पाबंदियों पर छूट को लेकर समझौता है। इसके अलावा इसमें ऐसे मुल्क भी हैं जिनका हिंदुस्तानियों को
कौमी सतह पर एक रिकग्निशन दिया गया है और WHO की जानिब से जो सर्टिफिकेट्स जारी किए जा रहे हैं उन्हें यहाँ पे रिकग्निशन उन्हें दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के रूप में दुनिया को T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन के रूप में एक नया चैंपियन मिला है। जीत की खुशी में मैथ्यू वेड और मार्कस स्टोइन्स इस कदर डूब गए कि वेड और स्टोइन्स ने जूते में बियर डालकर पिया और जमकर डांस किया। कंगारू टीम ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर पहली बार इस खिताब पर कब्जा जमाया। T20 चैंपियन बनने के लिए ऑस्ट्रेलिया को पूरे 14 सालों का इंतजार करना पड़ा। 2010 में टीम के पास टूर्नामेंट जीतने का मौका था, लेकिन इंग्लैंड ने टीम के सपने को पूरा होने नहीं दिया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप में पहली बार खिताब पर कब्जा कितना मायने रखता है, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की ड्रेसिंग रूम में रात भर जश्न का माहौल रहा। चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी के साथ लगभग 12 करोड़ और रनर अप न्यूजीलैंड को लगभग 6 करोड़ रुपए प्राइज मनी मिली। वहीं सेमीफाइनलिस्ट टीमें पाकिस्तान और इंग्लैंड को लगभग 3 करोड़ रुपए मिले। टीम इंडिया भी खाली हाथ नहीं रही। सुपर 12 से बाहर हुई टीमों को ICC ने लगभग 52 लाख रुपए दिए। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मिली हार के बाद टीम इंडिया को एक और शर्मनाक दिन का सामना करना पड़ा है। ICC ने टूर्नामेंट खत्म होने के बाद T20 वर्ल्ड कप की बेस्ट प्लेइंग 11 का ऐलान किया। इस टीम में ICC ने एक भी हिंदुस्तानी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को ICC ने अपनी टीम का कप्तान बनाया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक पहुंचाने बाबर ने बड़ा रोल निभाया था। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन भी उनके बल्ले से निकले थे। उन्होंने 6 मैचों में 60.60 की औसत और 126.25 के स्ट्राइक रेट के साथ जुमला 303 रन बनाए। 6 मैचों में बाबर के बल्ले से 4 50+ स्कोर देखने को मिले। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को टूर्नामेंट जीतने के लिए फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन टीम ने अपने मुजाहरे से सभी को काफ़ी मायूस किया। पहले ही मैच में कट्टर राइवल पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को 10 विकेट से मात दे दी। इस हार के गम से पूरा मुल्क कभी उभर नहीं पाया था कि अगले ही मुकाबले में न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। हालांकि इसके बाद कोहली एंड कंपनी ने अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया को धूल जरूर चटाई, लेकिन सेमीफाइनल में जगह पक्की नहीं हो सकी। ICC के फाइनल में इयान बिशप, शेन वॉटसन, नताली जमनोस और कुछ और लोगों ने मिलकर ये टीम बनाई है, जिसमें जो ICC की टीम बनाई है उसमें इंडियन प्लेयर को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया। बर्तानिया के शहर लिवरपूल में अस्पताल के बाहर गाड़ी में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और एक जख्मी हो गया, जबकि 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए अफराद की उम्रें 21, 26 और 29 बरस है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो टैक्सी थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मरने वाला शख्स मुसाफिर था। धमाके में ड्राइवर भी जख्मी हुआ है। वाक़े की मजीद तफ्तीश जारी है। Oh my god, look at his head. He needs help. You know, I've got the bomb people have अफ्रीकी मुल्क माली में एक दहशतगर्दाना हमले में फौज के कम से कम 4 जवान हलाक और 14 दीगर जख्मी हो गए। माली की मुसल्लह अफवाज ने एक बयान जारी करके इत्तला दी है। एक न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि अस्करियत पसंदों के ग्रुप ने इतवार की सपहर को लेकुरो इलाके में एक सिक्योरिटी चौकी पर हमला किया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हमले में FAMA के 4 अरकान हलाक और 14 दीगर जख्मी हो गए। इस दौरान फौज की जवाबी कार्रवाई में 6 हमलावर भी मारे गए हैं। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।